नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग है तो क्यों है, उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के बीच में। इसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में आप जानते हैं, ये वो नियम है जो देशों के बीच संबंध को नियंत्रित करते हैं, जैसे युद्ध, शांति, सीमा, समुद्र, मानवाधिकार, व्यापार आदि। और म्युनिसिपल लॉ क्या है कि ये वो कानून है जो देश के अंदर लागू होते हैं, जैसे संविधान, बीएनएस, दंड प्रक्रिया संहिता, कर कानून इत्यादि। तो ये वो कानून है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस थ्योरी में, इस जो रिलेशनशिप है, इसके लिए 5 डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। और वो थ्योरीज के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनिज्म थ्योरी के बारे में। तो मोनिज्म थ्योरी जो है वो इस पे कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग अलग नहीं है। ये दोनों लॉ के दो हिस्से हैं। तीसरा, इनमें अगर कोई टकराव होता है तो एक कानून दूसरे कानून पे हावी होता है। आमतौर पर इंटरनेशनल लॉ को ऊपर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि एक नागरिक को सीधे इंटरनेशनल लॉ का अधिकार मिल जाते हैं, बिना डोमेस्टिक कानून या उसके अप्रूवल के। तो यह सिद्धांत, अब किसने शुरुआत करी ऐसे आइडिया की, तो हम बात करते हैं, कैल्सन की थ्योरी है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने मोइनिज्म को काफी सपोर्ट किया। और उनके विचार थे कि सभी कानून एक ही मूल नियम यानी ग्राउंड नॉर्म से आते हैं, इसलिए म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में कोई अंतर नहीं है, ऐसा उनका मानना था। अब बात करते हैं कौन से देश में ऐसा है, तो फ्रांस और नीदरलैंड में ऐसा माना जाता है, जहां पे ट्रीटीज ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लॉ में बदल जाती हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे आपने कोई इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात करी, ट्रीटी साइन करी, तो वो डायरेक्टली उनके यहाँ पे लॉ बन जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एडवांटेज है कि ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी आती है इसकी वजह से। सभी हर देश का कानून लगभग समान दिशा में चलने लगता है। तीसरा है कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहाना बना सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी सरकार नहीं है, अल्पमत में है, तो हम इसे नहीं बनाएंगे, हमारा कुछ और कारण है, ऐसा नहीं होगा। अब जब ऐसे चीजें हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे या क्रिटिसिज्म भी होंगे। तो सबसे पहली बात आती है सॉवरेनिटी की, जो इसको कमजोर कर देता है। वहां पे इंटरनल कंट्रोल कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है मोनिज्म हावी रहेगा। मोनिज्म की थ्योरी के हिसाब से ये इंटरनल कंट्रोल खो देगा। प्रैक्टिकली असंभव है। रीजन ये है कि सारे देशों में अलग अलग इतिहास है और वहां पे अलग अलग कानून है, तो उनमें एक समान कानून लागू नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास कर देता है ये कानून, यानी पार्लियामेंट की भूमिका कम हो जाती है। और चौथा डिसएडवांटेज है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको नुकसान होता है। किस लिए? क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो अक्सर पावरफुल देश यानी डेवलप्ड देश ही बनाते हैं और वो डोमिनेट करते हैं। तो ये बात हो गई मोइनिज्म की। अब बात करते हैं डुअलिज्म थ्योरी की। ये जो डुअलिज्म थ्योरी है ये इंडिया और यूके में अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है यानी डोमेस्टिक लॉ है, वो पूरी तरह अलग है और दोनों की कानूनी प्रणाली भी अलग है। कैसे? दोनों का नेचर, सोर्स और सब्जेक्ट यानी एनएसएस, नेचर, सोर्स और सब्जेक्ट अलग है। इंटरनेशनल लॉ जब तक डोमेस्टिक लॉ में परिवर्तित नहीं होता, वह देश में लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। दोनों के बीच में दोनों के बीच में सीधा टकराव नहीं होता है, मगर इनडायरेक्टली इनके बीच में टकराव रहता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसके सिद्धांत कौन देते हैं, तो इसके सिद्धांत के लिए जो हेनरिच थे उन्होंने इसको काफी सपोर्ट किया, क्योंकि इंटरनेशनल, उनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ राज्य से राज्य के संबंध को नियंत्रित करता है और म्युनिसिपल लॉ जो है वो राज्य से नागरिक के संबंध को नियंत्रित करता है। इसी तरह अगर बात करते हैं तो मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की,
वुमेन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अब जैसे ही वो ट्रीटी साइन होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत लागू हो गई। लागू होगी, मगर तब लागू होगी जब पार्लियामेंट उसको एक नया लॉ या अपने पुराने किसी लॉ में संशोधन करके उसे लेके आता है, यानी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ चेंजेस करता है। आप एक और एग्जांपल याद रखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, जहां पे डोमेस्टिक रूल्स में कुछ चीजें बदली गई, तब जाकर के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हमने अप्रूवल दिया। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ के लिए भी है। डब्ल्यूटीओ के रूल्स भी हमारे कस्टम्स रूल और फॉरेन ट्रेड रूल में लागू किए गए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे जो सोवरेनिटी है वो सुरक्षित रहती है, डेमोक्रेसी भी सुरक्षित रहती है, लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखा जाता है। मगर ये इन इनके अलावा इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई देश ट्रीटी इनकॉर्पोरेट ना करे तो उसका वायलेशन होता है। इसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अब पता नहीं कब सरकार बनेगी, कब उस चीज को लागू करेंगे, उसमें टाइम लगता है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमजोर हो जाते हैं, और मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि जहां आपका नए नए तरह के चीजें आ रही हैं, जैसे साइबर फ्रॉड आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है। तो इन सब जो ग्लोबल लॉ जो है उस पर तुरंत मोहर लगा देते हैं, नए नए कानून बना देते हैं, उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, डुअलिज्म का एक्सटेंडेड वर्जन है स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अब इसमें यह कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ में स्पेसिफिक कानून है उनको स्पेसिफिकली अडॉप्ट किया जाए, मतलब विशेष तौर से उनको लेजिस्लेशन में लाया जाए और उसके द्वारा कानून बनाया जाए। तो इस सिद्धांत को ओपेनहाइम जो है उन्होंने इसको प्रमोट किया, उसमें उनका है। इसके इसके अलावा एंजिलोटी एक इटालियन जूरिस्ट है, वो भी डुअलिज्म के साथ साथ स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी के सपोर्टर हैं। ब्रिटिश कोर्ट में भी इस सिद्धांत को स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। अगर आप केस की बात करें तो एक केस था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। ये जो केस था 1998 में, जब तक यूके ने इसको अपने पार्लियामेंट से पास नहीं किया तब तक वो उनके यहाँ पे लागू नहीं हुआ। तो यानी कि जो स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी है वो पर्टिकुलर चीजों को अडॉप्ट करता है। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का भी आप बात करें, जब इंडिया ने साइन किया 1995 में, तो पार्लियामेंट ने कस्टम टैरिफ एक्ट अमेंडमेंट किए, तब जाकर के डब्ल्यूटीओ रूल्स एनफोर्सेबल हुए इंडिया में। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो है उसकी उसका लॉजिक है आपका कि ये तीन आधार पर चलता है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ से अलग है, एक सॉवरेन जो है उसको रेगुलेट करता है यानी इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा सिटीजन को रेगुलेट करता है। डोमेस्टिक लॉ से टकराव ना हो ऐसा इसमें प्रोविजन रखा जाता है, यानी कोई अगर ट्रीटी डोमेस्टिक लॉ से टकराती है तो एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, वो एडजस्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में करा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के थ्रू करा जाएगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी वाले मानते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को बचाने के लिए भी बात होती है। अगर ट्रीटी खुद ही लॉ बन जाए तो पार्लियामेंट का महत्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रीटी की इस थ्योरी की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है आखिरी थ्योरी की, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बारे में, तो ये कहता है कि म्युनिसिपल लॉ की वैलिडिटी की जो जड़ है वो इंटरनेशनल लॉ में है, और राज्य यानी स्टेट को कानून बनाने की शक्ति इंटरनेशनल लॉ से डेलीगेट होकर मिलती है। यानी इंटरनेशनल लॉ ही मेन पावरफुल है, वो डेलीगेट करता है स्टेट को कि आप जाकर के कानून बनाइए अपने देश में। इसलिए म्युनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ के विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर सरल भाषा में समझे तो एक राज्य को कानून बनाने का अधिकार इंटरनेशनल लॉ देता है, इसलिए राज्य के डोमेस्टिक लॉ को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने चाहिए। डेलीगेटेड थ्योरी का जो मेन आइडिया है उस थ्योरी का, वो ये है कि सॉवरेन स्टेट सॉवरेन केवल इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ उन्हें सॉवरेन मानता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेट
सॉवरन इसलिए हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ उन्हें सॉवरन मानता है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर राज्य को इंटरनेशनल द्वारा दी गई है, ये डेलीगेशन वाली थ्योरी कहती है। ऐसे ही डोमेस्टिक लॉ वैलिड तभी है जब वो इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट ना करें। यानी इंटरनेशनल लॉ आपका पेरेंट लॉ है और म्युनिसिपल लॉ जो है वो चाइल्ड लॉ है। तो ऐसा ये थ्योरी के बारे में कहा गया है। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जहां पे आपको अंतर के बारे में दिया गया है। लागू होता है आधार एनफोर्समेंट सॉवरन, इसके ये आपके नोट्स के लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट शीट में आपको जो चारों थ्योरीज हैं और स्पेसिफिक और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, क्योंकि स्पेसिफिक का एडवांस वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है, वो दोनों एक साथ दे दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें लखनऊ लॉ क्लासेस को, जहां कानून की पढ़ाई होती है सबसे आसान भाषा में। धन्यवाद।